नमस्कार। हिसाब किताब के इस खास शो में मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां एक ऐसा राज्य जहां की राजनीति दिल्ली का रास्ता तय करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने पिछले कुछ सालों में एक नई छवि गढ़ी है, लेकिन क्या यह छवि वास्तव में न्याय और विकास की कहानी कहती है? इस कहानी मानों पर योगी सरकार को कसौटी पर कसेंगे। पहला है विकास और विरासत, दूसरा है बुलडोजर न्याय। लेकिन आपको उससे पहले बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व और विकास का एक सफल मॉडल पेश किया है, जिसके जरिए धर्म और राजनीति के मेल ने समाज में अनुशासन और जीवन मूल्यों का समावेश किया है। विपक्ष की माने तो यह मॉडल समाज में ध्रुवीकरण पैदा करता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि योगी सरकार में अधिकारियों का वर्चस्व बढ़ा है और जनप्रतिनिधियों की शक्ति कम हुई है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हुआ है। जनता और सरकार के बीच संवाद की कमी, ऐसा विपक्ष कहता है। सामाजिक समीकरण की बात करें और हिंदुत्व की राजनीति की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड छवि और उनका चुनावों पर प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। योगी की राजनीति जातियों में बटे उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व के नाम पर एक मंच पर लाने की कोशिश, वो भी सफलता के रूप में देखी जा रही है। विपक्ष की माने तो योगी सरकार की आक्रामक नीतियां और बयान समाज के कुछ वर्गों में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक पर्यटन की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा का विकास सीएम योगी के एजेंडे के केंद्र में रहा है। धार्मिक पर्यटन के जरिए सरकार के राजस्व में भारी इजाफा हुआ है और सांस्कृतिक पुनरुद्धार के प्रयासों का प्रभाव सामाजिक एकजुटता के रूप में दिख रहा है। विपक्ष की माने तो सरकार का अत्यधिक ध्यान धार्मिक विकास होने से बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, मानवाधिकार की बात की जाए तो आपको बता दें कि बुलडोजर न्याय से अपराधियों के मन में डर खुलेआम देखा जा सकता है और आम जनता सुरक्षित महसूस करती है। बुलडोजर न्याय में माफिया राज का अंत हुआ है और संगठित अपराध में भारी कमी आई है। विपक्ष इसे न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताता है और मुठभेड़ में गोली मारने को लोकतंत्र के खिलाफ बताता है। सत्ता पक्ष की माने तो बुलडोजर न्याय ने कानून का राज स्थापित किया है, वहीं विपक्ष इसे सत्ता का वह हथियार बता रहा है जो दबदबा कायम करने के लिए लागू किया गया है। विपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल और मानवाधिकार के हनन को लेकर भी चिंताएं जताई हैं। आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच योगी सरकार की कारगर नीतियों और जबरदस्त मॉनिटरिंग ने यूपी के विकास की रेल को पटरी पर एक्सप्रेस बना दिया है, जो विकास की नई इबारत लिख रही है। लेकिन कुछ चुभने वाले सवाल भी हैं। आपको बता दें कि विकास बनाम विरासत की राजनीति की बात करें तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा को बुनियादी विकास यानी सड़क, पानी, बिजली के मामलों में ज्यादा प्राथमिकता दी है। सांस्कृतिक गौरव से पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में और भी ध्यान केंद्रित किया है। अब बात करते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की। उत्तर प्रदेश वास्तव में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। इसके लिए योगी सरकार ने यूपी को सबसे अधिक हाईवे वाला राज्य बना दिया है। योगी सरकार ने न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि सड़क, पानी, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी निवेश किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज, तकनीकी श्रेष्ठता हासिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब सेंटर और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना पर भी ध्यान दिया है। एक्सप्रेसवे का जाल, निवेश सम्मेलन और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजनाएं
वास्तव में हर जिले पे आर्थिक बदलाव की घोषणा कर रही हैं। वहीं विपक्ष 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को महज एक राजनीतिक नारा बताता है। विपक्ष की माने तो जमीनी स्तर पर बेरोजगारी और कृषि संकट अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार की माने तो प्रशासनिक सुधार और गुड गवर्नेंस ने प्रदेश को आर्थिक विकास की राह में दौड़ा दिया है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एआई तकनीक का प्रयोग और प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही नए सिरे से तय की जा रही है। उनसे संपत्ति का विवरण मांगना उसी की एक मिसाल है। योगी सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने और नौकरशाही के काम करने के तरीके में बदलाव लाया है। विपक्ष का कहना है कि मुख्य सवाल यह है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है या सभी निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय तक ही सीमित होकर रह गए हैं। वहीं योगी सरकार की महिला सुरक्षा और शक्ति मिशन की बात करें तो मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे कदमों ने यूपी के महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य की स्थापना की है। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई बढ़ी है। महिलाओं में उत्साह आया है। सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी के लिए उनमें हौसला बढ़ा है। हालांकि कुछ घटनाओं ने अभी भी सुरक्षा के दावों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जैसे बुलडोजर का प्रयोग अक्सर चर्चा में रहता है। तो बड़ा सवाल ये है कि सीएम योगी के मॉडल पर मंथन किया जा रहा है। क्या यह देश के लिए रोड मॉडल की मिसाल बन रहा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर बना मानवाधिकार की बात की जाए तो क्या योगी सरकार को 100 में से 100 नंबर दिए जा सकते हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव जी, समाजवादी प्रवक्ता संत कुमार पासी जी और विनय राय जी, सीनियर जर्नलिस्ट और मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है कि जहां योगी मॉडल की चर्चा कर रहे हैं हम, योगी के मॉडल पर मंथन हो रहा है कि क्या योगी का मॉडल वास्तव में देश के लिए रोड मॉडल का काम कर रहा है? यह बड़ा सवाल है। शांत प्रकाश जाटव जी, पहला सवाल आप ही से कि आपको लगता है कि योगी का मॉडल देश के लिए रोड मॉडल का काम कर रहा है? देखिए, 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज है योगी जी के नेतृत्व में। और इस दौर में आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश यूपी के कारण से पहले उसको बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं देखा जाता था, जर्जर स्थिति में था। आज जो है उत्तम प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को देखा जा रहा है। आप ये मान करके चले कि उस वक्त में हम आर्थिक स्थिति में करीब 14वें नंबर पे थे, आज चौथे नंबर की उत्तर प्रदेश में स्थिति हमारी है। और 1 ट्रिलियन डॉलर की इस वक्त में हमारा जो है स्ट्रक्चर भी है आर्थिक रूप से। और जो इस दौर में योगी सरकार ने काम किए, पहले की सरकार जो है ना केवल रिबन काटने तक सीमित रहती थी। शांत प्रकाश जाटव जी, मेरा सीधा सवाल है कि क्या योगी मॉडल इतना फिट है कि इसको देश के लिए रोड मॉडल बनाया जा सकता है? सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब जी। यही तो बता रहा हूँ कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मेट्रो का बहुत बढ़िया परिचालन किया है, 4 जगहों पर इस वक्त में बहुत बढ़िया तरीके से मेट्रो चल रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे जो है हमने तमाम बनाए, तो वो अपने आप में, क्योंकि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रोड जो है वो पूरा एस्टेब्लिश होंगे तो लोग वहां पर निवेश करने के लिए आते हैं। हमने जो पैसा लिया उसको बेहतर तरीके से निवेश किया है, बाहर
से जो लोग यहाँ पर एमओयू साइन कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो लोग यहाँ पर अपना पैसा निवेश करने के लिए अब तैयार है। पहले चलिए जो तैयार इंटरेस्ट है। रेट मांगा करता संत था, कुमार आज पासी जी, निवेश करता ये है। जो विकास की आधी देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में, इसे क्या कानून के राज के कारण यह आधी दिख रही है आपको, या सत्ता का दबदबा है जिसके कारण से यह प्रभाव दिख रहा है? संत कुमार पासी जी। देखिए सर, विकास की आंधी तो कहीं नहीं। अगर ये कहा जाए कि विकास की आंधी है, एक बात यह सच है, मेरी आदत है या कुछ भी है कि सच को मैं स्वीकार करता हूँ। एक बात यह सच है कि बीजेपी की सरकार भाई रोड बनाने में अव्वल है, आगे है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हाईवे को छोड़ दिया जाए, जो अंदर की रोडें बन रही हैं, जो जिसको लिंक मार्ग भी कहा जा सकता है, उस पे ये दशा है कि जैसे इस समय फरवरी का महीना, जनवरी से लेकर के मार्च तक जितनी भी सड़कें बनेंगी या उसकी रिपेयरिंग होगी या गड्ढा मुक्त होगी, वो बरसात में फिर, यानी बरसात आने में कितने दिन है, जैसे बरसात आएगी वैसे वो फिर वैसे हो जाए। अगर आपकी बात मान ली जाए संत कुमार पासी जी, तो आप कह रहे हैं बुलबुला मुश्किल से 3 या 4 महीनों में फूट जाएगा। जी देखिए सर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए। किसी भी जिले में, किसी भी शहर में जो बात मैं कह रहा हूँ, इसको जाके आप लोग भी रहते हैं, शहरों में ही रहते हैं। अब वो अलग बात है कि आप बड़े शहर में रहते हैं, मैं छोटे जिले में रहता हूँ, छोटे शहर में रहता हूँ, लेकिन कहीं भी जाके कोई देख सकता है। जी चलिए, जमीनी हकीकत जानने के लिए हम बात करते हैं विनय राय जी से, मैनेजिंग एडिटर हैं एपीएन न्यूज के। विनय राय जी, 3 बड़े इशू हैं योगी मॉडल को देश का रोड मॉडल बनाने में। पहला सवाल उठता है, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है और उसके बनाम मानवाधिकार की। उस पैमाने पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, ये अपने आप में कह सकता कि उत्तर प्रदेश में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मैं सबसे उत्तम तरीके से अगर एग्जामिन करूंगा तो कल्याण सिंह के कार्यकाल को मैं सबसे बड़ा रोल मॉडल मानता हूं। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एक गुड गवर्नेंस को भी लेकर ओवरऑल जो अधिकारियों पे एक शिकंजा था, एक कंट्रोल था, एक ईमानदारी थी और एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी कल्याण सिंह ने बहाल किया, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वर्तमान सरकार की हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि एक राह चलते जो अपराधी होते हैं उनमें एक सरकार ने खौफ पैदा किया है। जहां तक सड़कों की बात जिक्र हो रहा था, सड़कों के मामले में कहना चाहूंगा कि जब जब जिसकी भी सरकार रही, मायावती के समय में भी नारा दिया गया था उत्तर प्रदेश बन रहा उत्तम प्रदेश, फिर मुलायम सिंह के समय में हो गया उत्तर प्रदेश बन रहा सर्वोत्तम प्रदेश। तो हर सरकारों ने अपने स्तर से काम करने की कोशिश की। अगर नहीं विनय राय जी, एक मुद्दा आपने छोड़ दिया, जो मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर बनाम मानवाधिकार का। मानवाधिकार के कहा जा रहा है कि जिस तरीके का बुलडोजर न्याय हो रहा है, जिस तरीके की मुठभेड़ में अपराधी ढेर किए जा रहे हैं, वह मानवाधिकार पे सवाल खड़ा करते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वो हमेशा रहा, मैं वही सवाल कर रहा हूँ, जब भी कोई इनकाउंटर होगा या कोई कस्टडी डेथ होगी, ये सवाल उठते हैं। आप केवल चौराहे पर किसी भी छापड़ भी मारते हैं इंट्रोगेशन के दौरान या किसी पकड़ के दौरान, तो भी मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। एक तरीके का नियम हुआ करता था कि रात के समय आप दबिश डाल के किसी गिरफ्तारी नहीं करेंगे। अब तो पूर्व आईपीएस ट्रेन से उठा लिए जा रहे हैं, सोते सोते ट्रेन से। तो मसला वो नहीं है, अब आप कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं। अब मानवाधिकार की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। एक ही हथकड़ी में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक बंधे हुए थे, पुलिस कस्टडी में थे, वहां एक 3 उचक्के कह सकता हूं अपराधी आए, गोली मार के चले गए थे। कौन सी कानून व्यवस्था थी? सवाल ये नहीं है, सवाल है कि सरकार संदेश क्या देना चाहती है। तब वर्तमान सरकार का एक स्पष्ट संदेश है कि अपराधी है तो वो धरती पर नहीं रहेगा, या तो प्रदेश के बाहर या तो धरती से ऊपर। ये बात तो खुद सदन में योगी आदित्यनाथ ने कहा है, इसमें कोई मेरे तरफ से कही गई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, छोटा हो या बड़ा हो, ये बार बार मानवाधिकार का उल्लंघन का मसला तमाम तरीके से आता रहा है। कई बार आपने देखा होगा कस्टडी डेथ का मामला रहा है। अब पैरों में गोली लग जाती है, पुलिस का निशाना इतना अच्छा है, कहीं और नहीं लगती, पैर में ही आके लगती है, कभी घुटने पे लगती है। अपना अपना तरीका है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का। लेकिन मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, अगर गवर्नेंस की बात करेंगे तो मायावती जी ने पहली बार एक्सप्रेसवे का जो सपना दिखाया, नोएडा से लेकर आगरा तक। अखिलेश यादव ने आगरा से उसको लखनऊ किया और लखनऊ से उनको बलिया तक लेके जाना था, जो कभी गाजीपुर तक हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, फिर लिंक एक्सप्रेस भी बना।
और इस समय सरकार की सही बात है, प्राथमिकता है सड़कों को लेकर के, खासतौर से केंद्रीय सड़क जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनका भी यही प्राथमिकता है। तो सरकार का हर समय कोई न कोई फोकस एजेंडा होता है। हमें लगता है योगी आदित्यनाथ के जहन में दो चीजें स्पष्ट है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी इमेज सही रखो, और दूसरा एक तरीके से आम लोग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे था कि हम कैसे बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए। अभी कर सकता हूँ टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश काफी रिच हुआ है। पहले केवल हमारे पास आगरा और बाबा विश्वनाथ और जो विंध्याचल और अयोध्या हुआ करता तो उसको इतना विस्तार कॉरिडोर बना के किया गया कि कनेक्टिविटी ठीक हुई तो पर्यटन का मात्रा बढ़ी है। कुंभ में भी आपने देखा, माघ मेले में भी आपने देखा, ज्यादातर लोग जब सुगम हो जाता कहीं जाना आना तो पर्यटक जाते हैं, उससे भी एक रेवेन्यू मिलता है। हम बात कर रहे हैं कि योगी राज का जो मॉडल है क्या वह देश का रोड मॉडल बन सकता है, उसमें कुछ अड़चने हैं। बात यही हो रही है कि क्या जिस कानून के राज की बात की जा रही है वह वास्तव में सत्ता का दबदबा करने की एक कोशिश है या वास्तव में कानून का राज स्थापित किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं विनय राय जी। विनय राय जी, देखिए प्रसून जी, हर राज्य का एक अलग अपना डेमोग्राफी होता है। अब आप जो संसाधन उत्तराखंड में है वो यूपी में नहीं है, जो यूपी में वो बिहार में नहीं है, जो झारखंड में है वो बिहार में नहीं है। तो मेरा मसला है कि हर राज्य को अपनी एक अलग अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ती है अपने अपने तरीके से, जो उसके पास रिसोर्सेज है उसके आधार पर कैसे वो गुड गवर्नेंस करे, अपने नागरिकों को अच्छी सुविधा दे। और आज की तारीख मुझे लगता है सामान्य आदमी को रोजगार की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है और शिक्षा की चिंता है। अगर तीन सुविधाएं अगर सरकार किसी को प्रोवाइड कर दे तो मुझे लगता है वो सर्वोत्तम सरकार होती है। और ज्यादातर सरकारें इसी मुद्दे पर फेल भी होती है। महंगाई को कई बार आप तो इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट कर देते हैं कि रिसेशन का दौर चल रहा है, लेकिन रोजगार आप कितना दे पाए, महंगाई पर कंट्रोल कितना कर पाए, काला बाजारी तो नहीं हुई। तो सबसे बड़ी चीज है कि आज की तारीख में सरकार को, तो अब तो उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहा है और मुझे लगता है अगर केवल गुड गवर्नेंस पर अगर सरकार जीतती है तो प्रदेश के लिए एक अच्छा रोल मॉडल हो सकता है। क्योंकि गुजरात जब बार बार मोदी जी जीतते थे तो कहा जाता था गुजरात मॉडल, आज उत्तर प्रदेश की भी चर्चा उसी आधार पर की जाती है। जैसे खासतौर से शिवराज सिंह चौहान का जिक्र कर लीजिए, जब मध्य प्रदेश में अपने गवर्नेंस के आधार पर, अपने सहजता के आधार पर, अपने जो गुड गवर्नेंस के साथ साथ जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी होती है उसके आधार पर जो चुनाव जीत रहे। तो सबसे बड़ी चीज है कि आज उत्तर प्रदेश के सामने एक तो आबादी की भी समस्या है, बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश है, साथ में बिहार का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, क्राइम कंट्रोल करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे आधार पर अगर आप बेहतर गवर्नेंस करके जनता को डिलीवर करते हैं, मुझे लगता है कि अंततः मैं देख सकता हूं अगर गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है। लेकिन कुछ सवाल है शांत प्रकाश जाटव जी। विनय राय जी एक बात बहुत अहम कह रहे हो जो हमने अपनी रिपोर्ट में बताया, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे, ये कहीं ना कहीं इस पैरामीटर पे योगी सरकार उस तरीके से लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही जिस तरीके से बाकी पैरामीटर पे वह संतुष्ट करती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता कि बेरोजगारी वाला विषय जो है, देखिए बेरोजगारी केवल सरकारी नौकरी करना ही बेरोजगारी को खत्म करना नहीं होता। तो प्राइवेट सेक्टर है और जो जिस तरीके से और अन्य क्षेत्रों में जो लोगों को रोजगार मिलता है वो बेरोजगारी की को खत्म करने की श्रेणी में ही आता है। और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश होने के बाद व्यापार बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, ये अपने आप में जो है बेरोजगारी को खत्म करने के तमाम जो है ना इसमें साधन उपलब्ध हो रहे हैं। अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश होने के बाद वहां पर जो सेवाएं प्रोवाइड करने वाले शांत प्रकाश जाटव जी, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में डेवलप किया जा रहा है उससे गिग वर्कर्स को तो जॉब मिल रही है, लेकिन जिसको सामाजिक सुरक्षा कहते हैं, लॉन्ग टर्म जॉब कहते हैं, वह दिख नहीं रहा है। शांत प्रकाश जाटव जी, क्या 45 साल के बाद भी आदमी अगर नौकरी कर रहा है, 50 साल के बाद भी नौकरी कर रहा है और अपने जीवन मरण तक उसको सामाजिक सुरक्षा हासिल क्या इस एनवायरनमेंट में हासिल हो रही है? बिल्कुल। आप एक बात बताएं, जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं, आप ही की जो इंडस्ट्री है, जो अपना जो इसमें जो लोग जो काम कर रहे हैं वो परमानेंट तो है नहीं, वो किसी ना किसी वक्त में दूसरी जॉब में या तो जाएंगे या फिर उनको जो है ना। शांत प्रकाश जाटव जी, एक पत्रकार हमेशा पत्रकार रहता है और वो परमानेंट। शांत प्रकाश जाटव जी मेरी बात सुनिए, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक दिहाड़ी मजदूर को आप प्राइवेट जॉब से या कॉर्पोरेट जॉब से नहीं तुलना कर सकते हैं। एक व्यक्ति कॉर्पोरेट में करता है, दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन दिहाड़ी मजदूर को अगले दिन खाना नहीं मिलेगा अगर उसको वेतन दैनिक
लेवल पे नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है संत कुमार पासी जी? मैं आऊंगा अभी, स्वयं प्रकाश जाटव जी, जरा संत कुमार पासी जी के अभी सवाल जोड़ लेते हैं, फिर आपसे ही पूछते हैं। संत कुमार पासी जी, आप भी अपनी चिंताएं जता दीजिए ताकि संत प्रकाश जाटव जी से पूरा जवाब ले लें। और अगर जाटव साहब की बात मान ली जाए कि इनकी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत से लोगों को तमाम रोजगार दिया, सरकारी नौकरी के अलावा और रोजगार दिया, चलिए हम मान ले रहे हैं कि केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है, तो मैं जाटव साहब से इतना ये जानना चाहता हूं कि जाटव साहब, जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में भरपूर रोजगार दे रही है तो फिर पलायन क्यों हो रहा है अन्य राज्यों में? चलिए संत प्रकाश जाटव जी, अब जवाब दे दीजिए पूरी तौर पे। मुझे आप एक बात बताएं संत पासी जी, आपके समय में क्या पलायन नहीं हो रहा था? दूसरी जगह लोग काम कर रहे थे। आप किसी और के समय की बात मत करिए। आपने जनता से कहा था कि मैं स्पेशल हूँ, मैं आऊंगा तो कुछ स्पेशल करूँ। पहले की सरकारें गलत थी, उनमें कुछ कमी थी, जनता ने उनको हटा दिया। आप जिम्मेदार आप, हम जिम्मेदार आप है ना, आप उनकी बात मत बताइए। उनको तो जनता ने नकार दिया, हटा दिया। आपके बोलने को जनता ने हटा दिया। हमने इतना काम कर दिया और लगातार। हमारे बोलने से क्यों नहीं होगा? अगर हमारे बोलने से होगा तो आपके बोलने से नहीं होगा। अगर हमारे बोलने से होगा तो आपके बोलने से सुन लेंगे दर्शक। नहीं, बताइए बताइए बताइए। नहीं, आप तो बोले बगैर मानेंगे नहीं ना। देखिए, हम जिस तरीके का काम कर रहे हैं उसका लाभ जो है देश प्रदेश की जनता को मिल रहा है। यहाँ पे काम करने वाले जो श्रमिक हैं और जो नौजवान हैं उनको मिल रहा है, और उसमें और इजाफा करने के लिए बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो यहाँ पर जो है ना इन्वेस्टमेंट करके उद्योग लगा रहे हैं, उसमें लोगों को काम करने के लिए मौके मिल रहे हैं। एक उद्योग लगता है तो एक केवल 500 लोग उस उद्योग के जो कर्मी है वो नहीं कमाते, उसके साथ में जुड़े हुए तमाम इंडस्ट्री, तमाम तरीके के। चलिए संत प्रकाश जाटव जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली, लेकिन एक बड़ा सवाल उसके बाद भी उठता है। विनय राय जी, विकास बनाम विरासत की राजनीति की बात की जाए तो विकास बनाम विरासत की राजनीति, क्या उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा है या खत्म हो चुका है? देखिए, जहां तक विकास की बात हो रही थी, अभी संत जी ने बोला कि जो टूरिज्म है उससे भी लोग को रेवेन्यू मिलता है, तो हमको लगता है उत्तर प्रदेश में टॉप रेवेन्यू अगर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ रहा है, आप काशी को कह सकते हैं, अयोध्या को कह सकते हैं, दो जगह है। लेकिन काशी में प्रधानमंत्री जी खुद उम्मीदवार थे, जनता कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं थी, या क्या कारण थे, वहां वोटिंग रेशियो घटा। अयोध्या तो आप हार ही गए। अगर टूरिज्म सिर्फ अगर पैमाना हो सकता है डेवलपमेंट का, तो मेरा मत है कि केवल रोजगार देने से भी बात नहीं बनती। आप सबको खुश नहीं रख सकते। राम राज्य की कल्पना कही जाती है ना, राम के राज्य में भी राम से बहुत लोग खुश नहीं थे, तभी तो सीता को वनवास भेजना पड़ा। तो सबको आप खुश नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मत सिर्फ इतना है कि जो बहुमत होता है 100 में अगर 51% संतुष्ट है तो मेरा मत है कि सरकार ठीक चल रही है। 49% नाराज है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुमत से ही सरकार चल रही है। विरासत की राजनीति पे क्या कहेंगे विनय राय जी? समय की कमी है, विरासत की राजनीति पर भी। विरासत की राजनीति तो तथाकथित शब्द है, और किस तरीके से इसको व्याख्यात किया जाएगा अलग सवाल है, लेकिन मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, विरासत हो या सियासत हो, अब दोनों एक दूसरे में मेल खा गए। विरासत और सियासत एक पैमाना हो गया है, और इसमें कौन किसको किस तरह से डील करेगा ये देखना सबसे महत्वपूर्ण था। संत कुमार पासी जी, आपसे 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा कि जिस विरासत की बात की जाती है, राजा का बेटा राजा, नेता का बेटा नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस तरह की राजनीति में कहां तक आप अपने आप को संतुष्ट कर पाते हैं? इस तरीके के राजनीति से सर मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं। और मैं जब बोलता हूँ तो ये चिंता नहीं करता हूँ कि हाँ हमारे साथ क्या होगा। इस तरीके की राजनीति मृतक आश्रित जैसे सरकारी नौकरी में है, ऐसे राजनीति में भी एमपी का बेटा एमपी, एमएलए का बेटा एमएलए। संत कुमार पासी जी, आप जैसे नेताओं के कारण ही शायद लोकतंत्र जिंदा है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि नेता चाहे रुष्ट हो या खुश हो, लेकिन सही बात सही होती है। शायद ऐसे ही नेताओं की आज जरूरत है। आप तीनों मेहमान इस खास चर्चा में जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।